जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में यूपीपीसीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टफ पेपर जिसको माना जाता है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। कैसे निबंध को लिखा जाना चाहिए, निबंध लिखते समय किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, और एसे राइटिंग के संदर्भ में एक टॉपिक हम लेंगे। टॉपिक का नाम क्या है आप लोग यहाँ पर देख भी रहे होगे, साहित्य और नैतिकता, लिटरेचर एंड मोरालिटी। इसके संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आप अपने निबंध में शामिल करके निबंध को और सुंदर और प्रभावी बना सकते हो, उन बातों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये पीडीएफ मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, वहां पर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और इस क्लास के साथ साथ कुछ अदर जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे उसके नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग बात को। सबसे पहले आप ये बात समझो कि मैंने एसए के पेपर को सबसे टफ पेपर क्यों कहा। इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ लॉजिक है, और जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे हम उसके सॉल्यूशन पर बात नहीं कर सकते हैं। निबंध का पेपर सबसे टफ इसलिए माना जाता है, कोई भी एस्पिरेंट जब मेंस की तैयारी स्टार्ट करता है, जब आपको मेंस देना रहता है, तब आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट करते हो कि सर अब तो ऐसे लिखना है, अब क्या लिखा जाएगा ऐसे में। तब लगता है यार ये तो सबसे टफ काम है, सबसे चैलेंजिंग टास्क हमारे लिए यही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने पिछले कुछ लंबे समय से, जब से आपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट किया, या तो आपका पूरा दिमाग, आपका पूरा फोकस प्रीलिम्स एग्जाम पर रहा। अगर आपने प्रीलिम्स से हट करके कभी मेंस की प्रिपरेशन किया भी, तो आप मेंस की प्रिपरेशन में आपने केवल और केवल जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, अधिक से अधिक पेपर 5, पेपर 6 तक आप चले गए हो। लेकिन उनके अलावा जनरल हिंदी का पेपर और निबंध का पेपर एकदम इग्नोर किया जाता है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि इन दोनों पेपर को लेकर के एस्पिरेंट जनरली परेशान रहते हैं। देखिए, इस बार जितने भी लोग मेंस देने जा रहे हो, एक बात को ध्यान रखना, आपके फाइनल रिजल्ट में जितना वैल्यू जीएस पेपर 1 का होगा, उतना ही वैल्यू जीएस पेपर मतलब जनरल हिंदी के पेपर का या फिर निबंध के पेपर का भी होगा। ठीक है, बस टोटल नंबर का थोड़ा सा अंतर है, 200 नंबर का वो होता है, 150 नंबर का ये होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो बहुत है भाई। 150 नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाले इस पेपर में। जहां पर 2 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर की वैल्यू होती है, वहां पर 150 नंबर के इंपॉर्टेंस को समझिए और इस पर थोड़ा सा वर्क करिए। ठीक है, तो सबसे चैलेंजिंग ये पेपर इसलिए है कि आपने कभी इस पेपर पर काम ही नहीं किया, आपने इसकी कभी तैयारी ही नहीं की है, या फिर आपने कभी इससे पहले ऐसे लिखने का प्रयास ही नहीं किया है। अच्छा, इससे पहले से मेरा मतलब केवल इधर 3-4 सालों के बाद में कर रहा हूँ भाई। ऑब्वियसली जब आपने बचपन में रहे होंगे तो आपने गाय पर निबंध लिखा होगा, आपने दीपावली पर निबंध लिखा होगा, आपने अपने दोस्त के ऊपर एक निबंध लिखा होगा कि दोस्त कितना बड़ा वाला है, अच्छा व्यक्ति। ठीक है, तो हम सब ने निबंध तो लिखा ही है बचपन में कभी ना कभी, लेकिन अंतर क्या है कि हम इधर लगातार प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं। तो और किस प्रकार से उस एस्से को इफेक्टिव बनाया जाए, हमारे पास ये डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम इन बातों पर फोकस करते हुए निबंध के एक बार आंसर राइटिंग को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, निबंध है क्या, सबसे पहले तो इस बात को समझो। एस्से एक प्रकार का आर्ट फॉर्म है। जैसे कि अ, आप लिटरेचर देखते हो, आप साहित्य देखते हो, आप उपन्यास देखते हो, नॉवेल देखते हो, आप कोई पोयम देखते हो, ये क्या है, ये एक आर्ट फॉर्म है, लिखने की एक शैली है। उसी प्रकार से निबंध और एस्से भी लिखने की एक शैली होती है। हिंदी साहित्य में सबसे बड़े जो निबंध के लेखक, लेखन लिखने वाले माने जाते थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी। आप सबने उनका नाम सुना होगा। तो निबंध के मतलब को समझिए कि निबंध है क्या। निबंध का 2 अर्थ निकल करके आता है। ठीक है, पहला अर्थ क्या निकलता है, नी प्लस बंध, मतलब जिसका कोई बंधन नहीं है। ठीक है, मतलब कि एस्से राइटिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास कोई फिक्स डायमेंशन नहीं होता, हम ओपन माइंडेड होते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार के डायमेंशन को कवर कर सकते हैं और मैक्सिमम डायमेंशन यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है, आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर के आप मॉडर्न एरा तक को लेकर के, आप अलग अलग जो समाज में ग्रुप्स हैं आप उन पर ध्यान करते हुए, आप पॉलिटिकल रीजन, आप इकोनॉमिकल रीजन, आप इन्वायरमेंटल रीजन, आप सोशल रीजन, इन सब बातों का दायरा को शामिल करते हुए अपने निबंध को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो निबंध में सोचने की और लिखने की क्षमता बहुत लंबी होती है। प्लस निबंध का जो दूसरा अर्थ निकलता है वो निकलता है कि नीह प्लस बंध, मतलब नीह मतलब बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बंध मतलब बांधना, मतलब कि आपके द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है उसको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में फ्रेम करना, बांधना, ये है निबंध। तो ऐसे के 2 इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, वो दोनों क्वालिटी हमने समझ लिया। पहली क्वालिटी क्या कि भाई आप इसके मैक्सिमम डायमेंशन को कवर करिए। सेकंड क्या, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आपका एस्से होना चाहिए,
ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ पर लिखने को कहा गया तो हम कुछ भी लिख रहे हैं, पहला पैराग्राफ हमने कुछ लिख दिया, सेकंड पैराग्राफ हमने कुछ लिख दिया, दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन होना चाहिए। जब भी रीडर आपके ऐसे को पढ़ रहा है, कोई व्यूअर कोई रीडर आपके ऐसे को पढ़ रहा है, तो उसमें एक फ्लो दिखना चाहिए। ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमको इन दो चीजों पर फोकस करना है। कैसे फोकस करना है समझेंगे अभी उस बात को। एक बार सिलेबस की भी बात करो। अगर आप मेंस का सिलेबस को देखते हो तो मेंस की पूरे सिलेबस में आपको एसए पेपर में 3 सेक्शन दिया जाता है। हर सेक्शन में क्या होता है कि 3-3 प्रश्न होते हैं। उन 3 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न का चयन करके एसए लिखना रहता है। अगर आप यूपीपीसीएस मेंस के सिलेबस को देखोगे तो वहां पर आयोग आपसे इस बात की उम्मीद करता है कि आप एक निबंध को 700 शब्दों में लिखोगे और जिस निबंध के लिए जो कुल मार्किंग होगी वो 50 अंक की होगी, ठीक है। तो 50 गुणे 3 मतलब 150 नंबर आपका हो गया, और 700 गुणे 3 मतलब 2100 शब्द लगभग आपको इस निबंध के पेपर में लिखने रहते हैं, ठीक है। तो लिखने का समय रहता है, सोचने का समय रहता है, आप इजिली इस काम को कर सकते हो। बस थोड़ा सा एफर्ट और थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पर हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कुछ बातों को और समझने का प्रयास करिएगा। निबंध की बेसिक बातें तो आप समझ गए कि निबंध है क्या, ठीक है। मेंस के सिलेबस में जो आपका पहला टॉपिक है वो टॉपिक है लिटरेचर एंड आर्ट, मतलब साहित्य और कला। आज जिस प्रश्न को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लिटरेचर एंड मोरालिटी, साहित्य और नैतिकता। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक जितने भी लोग इस बार मेंस की परीक्षा दे रहे हो, ठीक है, जितने भी लोग 2024 का मेंस दे रहे हो, उनके लिए हमने एक फ्री इनिशिएटिव ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा हुआ है, जहां पर हमने अपना एक शेड्यूल बना के रखा है। क्या कि भाई संडे संडे हम लोग क्या करेंगे, कम से कम एक निबंध पर काम करेंगे ही करेंगे। मतलब टॉपिक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, आप सब लोगों को ग्रुप में अपना ऐसे लेकर के सबमिट करना रहेगा, और शाम तक रात तक जो भी संभव हो पाएगा अपने लेवल से कुछ कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जिनको देख करके आप अपने एस्से को इंप्रूव कर सकते हो। प्लस इसके साथ साथ देखिए, एक तो कंटेंट देखने हैं आपको, दूसरा आपको जो वहां पर बाकी एस्पिरेंट्स अपना एस्से लेकर के सबमिट कर रहे हैं, कम से कम 3 से 4 कॉपी आप वहां पर और देखिए। आप ये सोचो, देखो जब हम मैक्सिमम कॉपीज पढ़ते हैं तो ये बात समझ में आती है, यार मैंने ये वाला पॉइंट सोचा ही नहीं था। मतलब कि आप दूसरे की कॉपी को पढ़ करके कुछ अदर डायमेंशन को समझ सकते हो, सोच सकते हो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी सी इंप्रूव होगी, आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा और सुंदर होगा, ठीक है। तो बहुत परेशान नहीं होना। पहला काम क्या करना है, जो कंटेंट दिया जा रहा है उस कंटेंट को पढ़िए। दूसरा काम, जो बाकी दोस्त एस्से लेकर के सबमिट कर रहे हैं उन एस्से को थोड़ा बहुत देख लो, बहुत ज्यादा समय नहीं, थोड़ा बहुत एक बार एस्से को देखने पर काम करिए। तो इससे आपका एक कुछ कुछ चीजें तैयार हो जाएंगी। प्लस इसके अलावा क्या है, टॉपर्स की कॉपी, कुछ टॉपर्स की कॉपी मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की है, आप लोग वहां से देख सकते हो। बाकी अगर यूपीपीसीएस के टॉपर्स की कॉपी नहीं मिलती है तो यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपी से भी आप लोग एसए को देख सकते हो। बस यूपीएससी में थोड़ा सा अमूर्त टाइप के जो एसए होते हैं उनको इग्नोर कर दीजिए, बाकी आप वहां से भी स्ट्रक्चर को समझ सकते हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम निबंध को स्टार्ट करते हैं तो निबंध की स्टार्टिंग हमको एक इंट्रोडक्शन से करनी होती है। आपको उस टॉपिक के संदर्भ में एक बहुत शानदार भूमिका देनी रहती है, भूमिका बांधना रहता है, और वही भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से इंट्रोडक्शन दिया सकता है, कुछ इंट्रोडक्शन के प्रकार मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि मुझे सबसे अच्छा किस प्रकार का इंट्रोडक्शन लगता है, और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे और अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा पढ़ूंगा, मैं एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा ताकि आप लोग समझो कि किस प्रकार से इससे लिखा जा रहा है। एक तो निबंध लिखने का तरीका ये है कि आप उस टॉपिक के संदर्भ में किसी एक महापुरुष का या फिर कोई बहुत अच्छा स्टेटमेंट आप स्टार्टिंग में कोट करके लिख दो, और उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हुए अपने निबंध की शुरुआत करो। जैसे कि आपने क्या लिखा, जब तक मनुष्य नैतिकता की सुगंध से महकता रहेगा तब तक साहित्य का दीपक जलता रहेगा। अब आगे देखिए एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। क्या साहित्य केवल शब्दों का संकलन नहीं बल्कि समाज की आत्मा का प्रतिबिंब होता है, या मानव जीवन को दिशा प्रदान करता है और नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साहित्य के माध्यम से ही समाज को सत्य, करुणा, समानता, न्याय और नैतिकता की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। बहुत सिंपल चीजें थी लेकिन बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, तो सुंदर लग रहा है इंट्रोडक्शन कि हाँ भाई कुछ तो प्रभावी इंट्रोडक्शन इसने दिया है। आगे यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है कि महाकवि मैथिली शरण गुप्ता के अनुसार, ठीक है, बड़ा वो मतलब वो आचार्य टाइप के व्यक्ति थे, ठीक है, बड़ा अच्छी अच्छी बातें बताते थे। उन्होंने क्या बताया, एक लाइन लिखी उन्होंने, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। मतलब क्या कि कवि का जो उद्देश्य है ना, केवल इंटरटेनमेंट नहीं है। गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि लिटरेचर का, साहित्य का कार्य केवल मन को प्रसन्न करना नहीं है। साहित्य का कार्य क्या है, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, बल्कि समाज को जागरूक करना, नैतिकता का संदेश देना, यह भी
साहित्य का, कवि का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ठीक है, तो देखिए अब महाकवि मैथिली शरण गुप्ता की जो लाइन है, ये लाइन इस बात को इंश्योर करती है कि साहित्य और नैतिकता में एक परस्पर संबंध है और होना भी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गया। तो आपका एक तो इंट्रोडक्शन का प्रकार ये था, और कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है, ध्यान समझिएगा। ये मेरा फेवरेट टाइप का इंट्रोडक्शन है, जिसको कि आप अगर ऐसा लिखोगे ना तो नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि देखिए मैं श्योर हूं जितने भी लोगों ने ऐसे लेकर के सबमिट किया होगा, सबने भूमिका प्रकार एक वाला टाइप को फॉलो किया होगा, सबने कुछ ना कुछ कोट, कुछ ना कुछ पोएम की लाइन देकर के अपने ऐसे को स्टार्ट किया होगा। ठीक है, ये जो सेकंड टाइप में बता रहा हूं ना, इस पर आप थोड़ा सा वर्क करोगे तो नंबर आपको मिल सकता है। ठीक है, ध्यान दो क्या लिख रहा है यहां पर। देखो अब मैं निबंध लिख रहा हूं तो मैं क्या लिख रहा हूं, एक दिन मैं आषाढ़ की उमस भरी दोपहर में मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन पढ़ रहा था। भाई अपने में सबसे शानदार नाटक है ये। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, पढ़ पढ़ के बहुत सारे लोगों ने रोए भी होंगे, वहां पर अश्रु बहाए होंगे अपने। क्यों? कालिदास और मल्लिका के बीच के संवादों में साहित्य की संवेदनशीलता और गहराई को महसूस कर ही रहा था कि अचानक मेरे एक मित्र का फोन आया। हलियर मित्र था, फोन कर दिया। फोन क्या किया? वह बड़े गुस्से में था। अब वो कह रहा है, हालांकि ऐसे मेरे दोस्त तो नहीं कहते, बट ठीक है, मानिए किसी दोस्त ने कह दिया तो कह दिया। अब निशांत सर मुझे फोन करके साहित्य पर इतना ज्ञान तो नहीं देने वाले। ठीक है, बट देखो क्या क्या कह रहा है यहाँ पर, ये जो ये काल्पनिक दोस्त क्या कह रहा है कि आजकल के साहित्य को देखो, कहीं प्रेम केवल भौतिकता तक सिमट गया है। मुझे लगता है वो एनिमल मूवी देख करके आए होंगे या फिर कोई ऐसी मूवी देख करके आए होंगे तो बात बोल रहे होंगे। ठीक है, कहीं ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और कहीं नैतिकता का कोई स्थान ही नहीं बचा है। क्या यह वही साहित्य है जो समाज का दर्पण कहा जाता था? अब देखिए, जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना, तो आपको एस्से में क्रिटिकल थिंकिंग को शामिल करना रहता है। क्रिटिकल थिंकिंग शामिल कैसे की जाती है अपने एस्से के कंटेंट में? आप क्वेश्चन करते, अब क्वेश्चन आपने यहीं पर ऐड कर दिया। आपने ऐड क्या कर दिया? स्टार्टिंग में ही आपने स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन डाल दिया, क्या यह वही साहित्य है जो समाज का दर्पण कहा जाता था? अब इसके बाद से आपका पूरा निबंध इस बात को एक्सप्लेन करने में रहेगा कि हाँ भाई, क्या वास्तव में साहित्य वही है, क्या वास्तव में साहित्य में कोई नैतिकता का स्थान नहीं बचा है, और आप इस बात को एक्सप्लेन करते अपने आगे के आंसर को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और समझिए, उसकी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में साहित्य अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से दूर हो रहा है? क्या आज साहित्य केवल मनोरंजन और सनसनीखेज विषयों तक सीमित हो गया है? क्या लेखन का उद्देश्य, समझना, यहां पर आपको लाइन से प्रश्न दिख रहे हैं। प्रश्न यहां पर इसलिए दिए जा रहे हैं कि इन्हीं प्रश्नों का आंसर हमको आगे कैसे में देना है। जब एग्जामिनर, जब कोई रीडर आपके एस्से के सेकंड पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चंस फ्रेम देख लेगा ना, अब उसके मन में सब डाउट, यार कि इसका आंसर वास्तव में कैसे निकालना है, इसका आंसर क्या बताना है हमको। ठीक है, जब वो आंसर पर वर्क करेगा तभी आपका एस्से कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, अब समझिए क्या लिख रहा है यहाँ पर, इस समाज को दिशा दिखाना नहीं रह गया है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजते हुए मैंने साहित्य में नैतिकता के ह्रास और उससे जुड़ी चुनौतियों पर विचार करना शुरू किया। ठीक है, क्या आधुनिक साहित्यिक परिदृश्य में नैतिकता की स्थिति क्या है? क्या यह सच में गिरावट की ओर है या केवल एक भ्रम है? क्या इस गिरावट के लिए लेखक ही जिम्मेदार है या पाठकों की बदलती रुचियां भी इसमें योगदान दे रही हैं? आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। आपने इतने सारे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, इन्हीं क्वेश्चन का आंसर देते हुए आपका निबंध कंप्लीट हो सकता है। बहुत शानदार स्ट्रक्चर है ये, इस प्रकार के इंट्रोडक्शन का। आप खुद सोचो, आपने जो इंट्रोडक्शन लिखा है और ये जो इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें से बेस्ट इंट्रोडक्शन कौन है? आपने क्या किया, आपने एक बहुत फेमस उपन्यास का एग्जाम्पल देते हुए, एक नाटक का एग्जाम्पल देते हुए आपने अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया, और उसके साथ आपने रिसेंट के एक मुद्दे को जोड़ करके कि भाई मेरा दोस्त फोन किया, उस दोस्त ने ऐसी ऐसी बातें बोली, अब मैं दिन भर सोच रहा हूँ बैठ करके, यार वास्तव में साहित्य ऐसा हो गया है, साहित्य बर्बाद हो गया, साहित्य खराब हो गया है। अब आप वो क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम कर रहे हो और अपने ऐसे को स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो एक तो ये तरीका पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तब इस तरीके पर आप लोग आ पाओगे। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों की मैं कॉपी दे रहा था, कुछ लोगों ने क्या किया था, बहुत अच्छे अच्छे पोएम और लाइनों से अपने अपने एस्से को शुरुआत कर, जैसे कि कुछ लोगों ने लिखा था, कीरति बनति बुद्धि बल सोई सुरसरी समसब का हित कोई। मतलब क्या कि कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है, वही श्रेष्ठ है जो कि गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। मतलब क्या, यहाँ पर देखो, कीर्ति, कविता मतलब बनति मतलब कविता, ठीक है, भूति बल सोई वही उत्तम है
जो कि सबका कल्याण करे, मतलब क्या, कविता वो अच्छी होती है जो कि सबका कल्याण करती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। ठीक है, तो कुछ लोगों ने इस प्रकार के पोएम्स अपना लाइंस अपना स्टार्ट किया इससे। ठीक है, कुछ लोगों ने क्या लिखा, गुमनाम है वह फूल जो इत्र बनाता है, साहित्य उसे कहते हैं जो चरित्र बनाता है। थोड़ी सी चीप लाइन है बट अच्छी लाइन है भाई, लिखा है लोगों ने। ठीक है, अच्छे हैं चीजें। और क्या, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु कुछ विषाणहीन। मतलब क्या, कि साहित्य संगीत और कला, इसके विहीन जो मानव है वो साक्षात पशु के समान है। किस प्रकार के पशु के समान है, तो बिना पूंछ वाला जो पशु होता है ना, बिना पूंछ बिना सींग वाला जो पशु होता है, उसके समान मनुष्य, अगर मनुष्य के पास साहित्य संगीत और कला नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दिया। ठीक है, आप यहाँ पर एक पॉइंट ये भी देख सकते हो, कुछ लोगों ने अपने निबंध को इस प्रकार से स्टार्ट किया था। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन और दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अभी कुछ लोगों ने क्या लिखा कि यदि साहित्य में नैतिकता नहीं है तो वह केवल शब्दों का ढेर रह जाता है, ऐसा महादेव वर्मा का एक कोट है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। आप स्टार्ट कर सकते हो भाई कि जो सुमित्रा नंदन पंत है उन्होंने बताया कि जो पहली कविता लिखी गई थी वो कविता क्यों लिखी गई होगी, किसी ना किसी संवेदना के कारण से उसका सृजन हुआ होगा। ठीक है, तो क्या लिखती हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही योगी कविता अनजान। बड़ी अच्छी लाइन है। ठीक, आप इस लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जितने पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये पॉइंट नोट कर लेना कहीं पर, यही पॉइंट आपको अपने एस्से में शामिल करना है। ठीक है, अब थर्ड प्रकार का एस्से देखो, इंट्रोडक्शन देखो, बड़ा शानदार इंट्रोडक्शन ये भी है। क्या है, आज हम लोग जनरली फोकस करेंगे इन्हीं सब चीजों पर जिससे अपने एस्से को इनरीच किया सकता है। ठीक है, एक शाम मैं अपनी दादी के साथ बैठा था, एक कहानी फिर से मैं फ्रेम कर दिया। ठीक है, उन्होंने एक पुरानी किताब निकाली और कहा, बेटा यह है रामचरितमानस। ठीक है, इसे पढ़ करके नैतिकता और जीवन के आदर्शों की सीख मिलती है। मैं मुस्कुराया और उनके हाथ से किताब लेकर के पन्ने पलटने लगा। तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। किसका नोटिफिकेशन, दोस्त का नहीं, एक नए बेस्ट सेलर की समीक्षा रिव्यू आई थी, जिसमें हिंसा, छल कपट और नैतिकता से परे मनोरंजन मनोरंजन को केंद्र में रखा गया। ठीक है, बिना नैतिकता के मनोरंजन को केंद्र में रख करके एक किसी बेस्ट सेलर व्यक्ति ने बुक लिखी थी, उसी का रिव्यू का नोटिफिकेशन मोबाइल फोन पर आता है। और दूसरे तरफ मेरे हाथ में मेरी दादी के द्वारा दी गई एक पुस्तक है, इसका नाम है रामचरितमानस। और दोनों के बीच में द्वंद्व देखो, ये होती है ना एक अच्छी इंट्रोडक्शन की शुरुआत, कि आपने इंट्रोडक्शन में एक द्वंद्व दे दिया। अब वो दोनों तरह की क्राइसिस आपको दिख रही है कि एक तरफ अच्छा साहित्य है और एक तरफ बुरा साहित्य है। तब मेरे मन में सवाल उठा, क्या साहित्य केवल कल्पना और मनोरंजन तक सीमित रह गया है? प्रश्न फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, प्रश्न तो हमको फ्रेम करना ही पड़ेगा। क्या यह अपनी नैतिक जिम्मेदारी को भूल रहा है? दादी की किताब और मेरे फोन का नोटिफिकेशन में एक स्पष्ट अंतर था। एक नैतिकता का दीप जलाई हुई थी और दूसरी शायद नैतिकता से परे निकल चुकी थी। इसी द्वंद्व के साथ मैंने सोचना शुरू किया कि साहित्य और नैतिक मूल्य एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं, और क्या आज भी साहित्य समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी निभा रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गया। अब समझिए, ये तो बहुत बेसिक पॉइंट था। इसी प्रकार जब आपको निबंध लिखना हो, आप स्टार्ट करना हो ना, तो कुछ क्वेश्चन फ्रेम करके 5-6 प्रश्नों से आप अपने निबंध को स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन। इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से आप अपने एक प्रकार के एस्से राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन फ्रेम आप यहाँ पर भी देख रहे हो, कुछ क्वेश्चन फ्रेम आप यहाँ पर भी देख रहे हो, और उन्हीं का सहारा लेकर के अब आगे के निबंध को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है भाई कि साहित्य और नैतिक मूल्यों का परस्पर संबंध, तो कुछ भारतीय साहित्य के एग्जाम्पल दो जो कि नैतिकता का चित्रण करते हो। ठीक है, रामायण, महाभारत क्या है, ये सब चीजें पॉइंट लिखा कि रामायण में क्या बताया गया भाई, एक आदर्श राजा की अवधारणा मिलती है। महाभारत में क्या है, तो युधिष्ठिर नाम का एक चरित्र है। ठीक है, जो कि सत्य की महत्ता पर एकदम दृढ़ के साथ खड़ा रहता है कि भाई हम सत्य का पालन करेंगे। ठीक है, आप संत साहित्य पर जाते हो तो कबीर, रहीम, तुलसीदास जैसे कवियों ने नैतिकता और मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि माना है। ठीक है, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। नैतिकता का पाठ यहीं पढ़ाया जा रहा है, साहित्य के माध्यम से हम सब कुछ सीख रहे हैं यहाँ पर। प्रेमचंद्र का साहित्य आप यहाँ पर देखते हो, प्रेमचंद्र के साहित्य में क्या है, पंच परमेश्वर का एक नाटक, एक कहानी है जिसमें ईमानदारी और न्यायप्रियता की मिसाल दी गई है। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन का आप सबने मधुशाला पढ़ा होगा, क्या शानदार मधुशाला है। ठीक है, जीवन के दर्शन को बहुत ही कालजयी तरीके से इसके अंतर्गत दिखाया गया है। ठीक है,
नैतिकता को बहुत सरल भाषा में एक्सप्लेन किया गया। क्या? ध्यान से समझिए। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। जीवन, नैतिकता, अनैतिकता, इसके मध्य जो द्वंद्व है, जितने भी पक्ष है, उन पक्षों को बच्चन जी के द्वारा मधुशाला की पुस्तक में, मधुशाला के इस पोयम में बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह कविता न केवल प्रतीकात्मक रूप से जीवन की वास्तविकताओं को दर्शाती है, बल्कि नैतिकता और अनैतिकता के बीच के संघर्षों को भी दर्शाती है। आप और पढ़िए, आगे क्या लिखा है इसमें कि मद डाले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं या बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चलाचल, पा जाएगा मधुशाला। मधुशाला मतलब लक्ष्य की बात यहाँ पर की, टारगेट की बात की जा रही है। आप एक रास्ता पकड़िए, आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे। आपका यूपीपीसीएस मेन से फोकस करो, करना क्या है, कैसे करना है, आगे बढ़ते जाओ, रिजल्ट मिलेगा। तो इतने जीवन के बड़े बड़े अर्थों को इस सरल भाषा में, सबके समझने लायक भाषा में यहाँ पर समझाया गया है। और क्या कह रहे हैं इसके अंतर्गत बच्चन जी? बच्चन जी एक बहुत बड़े इश्यू को टैकल करते हैं और बताते हैं कि मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, ठीक है, एक मगर उनका मदिरा डाले, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक, मस्जिद मंदिर में जाते, पैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। कितने बड़ी समस्या को कितने शानदार शब्दों में उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। मधुशाला से बिल्कुल मत समझना कि यहाँ पर ये बच्चन जी जो है मधु का पान करने की बात कर रहे हैं, नहीं, वो उससे जीवन की वास्तविकताओं को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या है, साहित्य का वो पक्ष है जिसने नैतिकता के मानदंड को स्थापित किया समाज के अंतर्गत, ठीक है। कुछ साहित्य ऐसी रहे जो कि नारीवादी साहित्य रही, जिन्होंने फेमिनिस्ट और जो महिला अधिकारों की बात किया, जैसे कि कुछ भारतीय नारीवादी साहित्य की अगर हम बात करें, आपने महादेव वर्मा की श्रृंखला की कड़ियां देखी होगी, जिसमें स्त्री स्वतंत्रता और नारी सशक्तिकरण पर काम किया गया, बताया गया है। अमृता प्रीतम की एक रचना है पिंजर, ठीक है, उन्होंने उसमें भारत विभाजन के दौरान स्त्रियों की पीड़ा को दर्शाया है। उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी, लाइन बहुत फेमस हुई, मतलब प्यार की पराकाष्ठा इसको कहा जा सकता है। वो ये है क्या, मैं तेनू फेर मिलांगी किथे किस तरह पता नहीं, लेकिन मैं तेनू फेर मिलांगी, ठीक है। ये बात देखो कितना शानदार तरीके से प्रेम का नैतिकता के मानदंडों पर यहाँ पर एक बात को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो अमृता प्रीतम ने न केवल नारी सशक्तिकरण की, नारी की पीड़ा को दर्शाया उस टाइम पर, बट प्रेम के भी प्रतीक के तौर पर इस बात को लिखा है कि मैं तेनू फेर मिलांगी। बड़ी अच्छी लाइन, आप इसको पढ़िएगा कभी, ठीक है, तो आपको चीज़ समझ में आएंगी। और देखिए इस्मत चुगताई का क्या है, इस्मत चुगताई ने एक लिहाफ नाम का कहानी लिखा, जिसमें स्त्रीत्व और उनकी भावनाओं की नई परिभाषा दी। कृष्णा सोबती की मित्रों मरजानी है, ठीक है, जिसमें महिला के जीवन की इच्छाओं और स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। तस्लीमा नसरीन की एक पुस्तक है लज्जा, जिसमें उन्होंने महिला के अधिकारों की बात यहाँ पर किया है। तो देखिए ये कुछ ऐसे भारतीय नारीवादी साहित्य हैं जिसके संदर्भ में महिलाओं को लेकर के बातें कही गई हैं, उनके अधिकारों की बातें यहाँ पर कही गई है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ इंटरनेशनल अगर आप नारीवादी साहित्य का भी एग्जाम्पल लिखोगे तो वर्जीना वुल्फ की एक बुक है, उसका नाम है अ रूम ऑफ वंस ओन, ठीक है। सिमोन द बोवर की द सेकंड सेक्स, मार्गरेट एटवुड की द हैंडमेड्स टेल, टॉनी मॉरिसन की बिलव्ड। आप कहोगे सर इसका करना क्या है? देखिए ये सारे एग्जाम्पल आपको अपने एस्से में नहीं शामिल करना है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल, जैसे आप अगर आपको लग रहा है कि भाई हमको महादेव वर्मा को कोट करा, तो महादेव वर्मा की श्रृंखला की कड़ियां कोट करके आप बताओ कि किस प्रकार से नारीवादी साहित्यों ने महिलाओं के अधिकारों पर काम किया, नैतिकता को स्थापित किया, ठीक है। अमृता प्रीतम ने कैसे प्रेम की सही प्रकार की परिभाषा को स्पष्ट कराया, बताया लोगों को, मैं तेनू फेरे मिलांगी के माध्यम से। तो ये कुछ बातें आपको अपने एस्से में शामिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे साहित्य है जिसने जातिवाद पर प्रहार किया, ठीक है, जैसे कि प्रेमचंद्र का ठाकुर का कुआं आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। एक गरीब था, इसका नाम था दुखी, ठीक है। उस दुखी व्यक्ति की पूरी व्यथा को दिखाया गया है, किस प्रकार से ब्राह्मण के यहाँ काम कर रहा था, फिर भी उसको सम्मान नहीं मिलता है। ये सदगति के अंतर्गत, ठीक है, सदगति में सदगति और ठाकुर का कुआं, ये दो प्रकार की समस्याएं आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखो तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक रचना है जूठन, ठीक है, वो भी क्या है, दलित जीवन की वास्तविकताओं को उजागर करती है। तो साहित्य का काम समाज में नैतिकता को स्थापित करना है, इन साहित्यों ने वो काम करके दिखाया है। तो आप उनका एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। अब
आप बताओ भाई कि अब चुनौतियां क्या हैं, किस प्रकार से गिरावट हो रही है साहित्य के स्तर में और कैसे नैतिकता यहाँ पर कम होती जा रही है, उस पर बात करें। तो बताइए यूनेस्को क्या कहता है कि आज का साहित्य अधिकतर व्यावसायिक हो चुका है, कॉमर्शियल हो चुका है, जिसमें मूल्यों की बजाय मनोरंजन और सनसनीखेज विषयों को प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, इसके अंतर्गत हिंसा, भ्रष्टाचार, अनैतिकता को अधिक महत्व दिया गया है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पर कुछ उपन्यास, हालांकि चेतन भगत के उपन्यास का मैंने एग्जाम्पल दिया है, बट ऐसा नहीं कि सारे उपन्यास खराब थे। मैंने जो सबसे पहला इंग्लिश उपन्यास पढ़ा था वो चेतन भगत जी का ही था। ठीक है, सही, अपने में अच्छे उपन्यास है, बट कोट तो कर ही सकते हो क्योंकि विवाद तो हमेशा बना रहता है यहाँ पर कि चेतन भगत के कुछ उपन्यास में नैतिकता की सीमाओं को लांघा गया है, प्रेम और संबंधों का बहुत ही सतही चित्रण किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप ग्रेगोरी डेविड रॉबर्ट्स का संताराम की कोट कर सकते हो, यहाँ पर बता सकते हो कि किस प्रकार से इसने बहुत ही अपराध, हिंसा, माफिया जैसे कहानी को दिखाते हुए चीजों को लिखा है। ठीक है, तो ये नैतिकता का एक अलग लेवल पे ये लोग ले जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप बताओ कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि अश्लील साहित्य की भरमार होती जा रही है मार्केट। ठीक है, वो भी अपने में क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा समस्या सोशल मीडिया और त्वरित मनोरंजन के कारण से आ चुकी है। क्या इंस्टाग्राम का हमको 1 मिनट की रील में सब कुछ देख लेना है। ठीक है, हमको 1 मिनट में सब कुछ देख लेना है, और इंस्टाग्राम ने पता नहीं क्या मतलब उसका एल्गोरिदम पे काम करता है वो। ठीक है, जो आपको देखना है वही दिखाता है। अगर किसी व्यक्ति के वास्तविक उसके रूप को देखना है, उसकी उसके अंदर की भावनाओं को समझना है ना, तो आप उसका इंस्टाग्राम फीड जाकर के देख लेना क्या क्या चीजें भरी पड़ी है वहाँ, बहुत क्लियर हो जाएगा। उसमें कोई मतलब दो राय है ही नहीं। इंस्टाग्राम आपकी सारी बातें जानता है, पहले ऊपर वाला जानता था, अब इंस्टाग्राम भी जानता है। ठीक है, दोनों बातें बहुत क्लियर है। तो सोशल मीडिया और त्वरित मनोरंजन की आकांक्षा ने साहित्य के स्तर में बहुत गिरावट की, क्योंकि अब क्या हो गया, अब वायरल कंटेंट वाले सिस्टम आ गया है भाई। ठीक है, कि महाकुंभ में कोई एक लड़की वायरल हो गई जिसकी आंखें अच्छी हैं, तो वो अब हर व्यक्ति उसी के ऊपर वीडियो बना रहा है, उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है रास्तों में चल करके। ठीक है, वायरल कंटेंट की संस्कृति आ गई है, क्लिक बेट संस्कृति हो गई कि भाई कि आप भी देखो ना, बहुत सारे चैनल है जहाँ पर जैसे मान लो अगर आप न्यूज़ चैनल की बात करो, आप एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स की बात करो, पढ़ा कुछ रहा जा रहा है, थंबनेल पे लिखा हुआ है बड़ा खतरनाक कुछ अजीब सा, देख के लग रहा है क्लिक तो करो, देखे हैं क्या। तो क्लिक बेट संस्कृति बहुत तेजी से डेवलप होती जा रही है। ठीक है, सनसनीखेज और विवादास्पद सामग्री अधिक पढ़ी जाती है, जिससे नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। जैसे कि आप देखिए ना, अभी इंडिया गॉट का एक विवाद उत्पन्न हुआ। आपको पता है इंडिया गॉट के इस विवाद पर जितना वो विवाद नहीं रहा, उसके बाद उस विवाद पर उतने रील्स, उतने मीम्स बनाए गए, क्योंकि सबको पता है भाई, सब लोग यही देखना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो मैराना के साथ क्या हो रहा है, बाकी वो एक जो अलग ही किस्म के व्यक्ति हैं उनके साथ क्या हो रहा है, तो सब लोग देखना चाह रहे हैं। तो क्लिक बेट संस्कृति बहुत इससे यहाँ पर बढ़ रही है। फिर फैन फिक्शन और सेल्फ पब्लिशिंग जैसे कॉन्सेप्ट ने क्या किया है कि अनैतिक विषयों पर जो पाठकों को आकर्षित करते हैं। देखिए समस्या पाठकों की भी है भाई, पाठक पढ़ता है तभी तो बनाने वाला बनाता है, केवल बनाने वाले को आप दोष नहीं दे सकते हो, उसकी डिमांड है मार्केट में तभी तो चीजें बना पा रहा है। अगर सप्लाई और डिमांड में बैलेंस ना रहे तो चीजें चलेंगी ही नहीं। ठीक है, सिंपल बात है। तो पाठकों को आकर्षित करने के लिए कुछ अनैतिक विषयों पर साहित्य लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं और लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये समस्याओं के सबसे बड़ा कारण है। अब अंत में आप देखो तो महात्मा गांधी जी का एक कोट है कि साहित्य को सत्य और नैतिकता की रक्षा के लिए लिखा जाना चाहिए, न कि केवल मनोरंजन और व्यावसायिक लाभ के लिए। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा तो बहुत बहुत बड़ी बात होगी। कुछ सजेशन देकर के हम क्या करेंगे, अपने निष्कर्ष को और कंक्लूड करेंगे कि आपके कार्य इतने प्रभावी होने चाहिए कि वे समाज को नैतिकता की ओर प्रेरित करें, ऐसा गांधी जी कहते हैं। और फिर आप लास्ट में नोबेल पुरस्कार विजेता रुडयार्ड किपलिंग के किसी पोएम को आप कोट कर सकते हो, इफ को। ठीक है, वो पोएम क्या कहती है, इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। मतलब क्या कि जब आपके अगल बगल के लोग, ठीक है, आप ऐसे अगल बगल के लोगों से घिरे पड़े हो जो कि अपना कंट्रोल खो रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, और उस समय भी आपने अपने दिमाग को स्थिर करते हुए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए काम करते हो, तो ये सबसे अच्छी बात है। नैतिकता का सार क्या है, वो यहाँ पर इस नोबेल पुरस्कार विजेता ने अपने इस पोयम में दर्शाया है। ठीक है, आप ये बात बताते हुए साहित्य नैतिकता का संवाहक बनता है, समाज भी सशक्त होगा, समृद्ध भी बनेगा। साहित्य की वास्तविक शक्ति तभी सिद्ध होगी जब वो नैतिक मूल्यों को जीवंत बनाए रखेगा। इसलिए साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का सशक्त माध्यम भी होना चाहिए। ऐसी बातें लिखकर के आप अपने एस्से को कंक्लूड कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा 700 शब्दों में ये एस्से लिखना है। आप अपने मेंस के जीएस पेपर में 200 शब्दों का आंसर राइटिंग करते ही हो। ठीक है, तो लगभग 3 साढ़े 3 गुना आपको यहाँ पर कंटेंट लिखना है,
बहुत ज़्यादा कुछ लिखने के लिए भी नहीं है, लेकिन अगर आप इतने डायमेंशंस कवर करते हुए चीज़ों को लिखते हो तो आपको अच्छे नंबर यहाँ पर मिल सकते हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत मैंने इस पूरे टॉपिक पर कुछ एक बेसिक डिस्कस करने का प्रयास किया। आई होप की चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, आई होप की चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। निबंध लेखन में कोई अगर समस्या आती है तो आप हमें ज़रूर बताइए। मेंस 2024 अगर आप दे रहे हैं, जो हमारा मेंस 2024 का एक फ्री इनिशिएटिव है उससे ज़रूर जुड़िए। उसके लिए जो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा 7800043424, ठीक है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। प्लस इसके अलावा 2 प्रयास हमारे हैं, एक प्रयास डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम और एक यूपी पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमारी ऑलरेडी चल रही हैं जिनसे आप जुड़ करके इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, मेंस की तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। बाकी अगर कोई समस्या हो मेंस को लेकर के, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपसे बात करने का पूरा प्रयास करेगी। मैं भी जनरली कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ सब लोगों से, तो लोग और बातचीत करके आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।